हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अम्मा, आपको क्या हो गया है? सारी दुनिया फैशन करती है, मैं कोई दुनिया से अलग हूँ क्या? खुले बाल फैशन का एक हिस्सा है और आप सारा दिन मेरे बालों के पीछे पड़ी रहती हैं। अगर अल्लाह ने मुझे खूबसूरती दी है तो मैं उसे छुपा कर क्यों रखूँ? छुटिया बांधो, बाल लपेटो, खुले बाल लेकर दरख्तों के पास ना जाओ, नज़र लग जाएगी, साया हो जाएगा, भूत पलित जिन आशिक हो जाएंगे। लो भाई, हद हो गई। इंसान तो आज तक आशिक नहीं हुआ मुझ पर और जिन आशिक हो जाएंगे। शनाया ने अपनी माँ की नकल उतारी तो उन्होंने एक मुक्का उसकी पीठ पर जड़ दिया। ज़ुबान बगैर सोचे समझे चलती है तेरी कैंची की तरह। देखो बेटा, तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। सूरह जिन तुमने पढ़ी है ना कुरान शरीफ में, नज़र लगना साबित है। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोने से पहले अपने ऊपर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम किया करते थे। हमारी अम्मा ने कभी हमको बाल खुले रखने नहीं दिया, हमेशा तेल डालकर चुटिया बनाती थी। और तुम्हारे बाल भी मुझ पर गए हैं। एहतियात अच्छी बात होती है, बुज़ुर्गों की बात में कोई ना कोई मसलिहत भी पोशीदा होती है, मगर आजकल की नस्ल ख़ुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं। मगर वह शनाया ही क्या जो अम्मा की बात ध्यान से सुन ले। इकलौती औलाद होने की वजह से माँ बाप की आंखों का तारा थी। दोनों ही जान छिड़कते थे। दोनों को यह सोच सोच कर चिंता होती थी कि एक दिन इसको रुखसत करना होगा। सब कुछ बेटी का ही था, मगर घर दामाद रखने के लिए वो खिलाफ थे। शनाया बीएससी की स्टूडेंट थी। लंबा कद, गेहुआ रंग और घुटने से लंबे बाल और चेहरे पर मासूमियत सबको मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर कर देते थे। लंबे काले बाल खोलती तो आबशारों का गुमान होता था। हर 2 महीने बाद मुट्ठी भर काट देती, मगर फिर भी घुटनों के नीचे आ जाते। और यही सब देखकर अल्तमश ने एक बार में पसंद कर लिया था शनाया को। अल्तमश की शादीशुदा बहन दुबई में और घर में बेवा माँ। शनाया की माँ को रिश्ता माकूल लगा तो शादी करने में देर नहीं लगाई। दोनों की खूब निभ रही थी। बेटी और सास खुश तो माँ बाप भी मुतमईन। अल्तमश उसके बालों का दीवाना था तो उसके बालों में मुंह छुपाकर सोता और हर वक्त उसे खुले बालों में देखना पसंद करता था। यूँ तो सास बहुत अच्छी थी, मगर अम्मा की तरह उनको भी खुले बालों पर एतराज़ था। सारा दिन टोक टोक कर जान जलाया करती थी, मगर यहाँ अल्तमश के सपोर्ट की वजह से वह उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कानों से निकाल देती थी। अल्तमश को ऑफिस की काम की वजह से कभी दूसरे शहर तो कभी दूसरे मुल्क जाना पड़ता था। फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। शादी के 6 महीने बाद भी शनाया अपनी माँ के पास रहने न जा सकी, क्योंकि वह अल्तमश की माँ फिर अकेली रह जाती थी। फिर भी एक हफ्ते में वह 1-2 बार चक्कर लगा लिया करती थी। उस दिन भी जब अल्तमश ने मैसूर जाने का प्रोग्राम बनाया तो अम्मा के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो अल्तमश हंस कर बोला, भाई मैं तो तुम्हें खुद अम्मा के घर ले जाने वाला था, क्योंकि अम्मी खुद खाला के घर कुछ दिनों के लिए जाने वाली हैं। शनाया खुश हो गई, क्योंकि मायका हर लड़की को अजीज़ होता है। शनाया के माँ बाप तो बेटी को देखकर निहाल हो गए और शनाया का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अल्तमश के घर में लॉन नहीं था और यहाँ तो घर से भी बड़ा लॉन था, जहाँ हर तरह के फूल पौधों के साथ साथ जामुन का भी दरख्त था, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। और उसके नीचे जब ठंडी छाँव में बैठकर मैगज़ीन पढ़ने का तो अपना ही मज़ा था। जब से शनाया मायके आई थी, वह दोपहर से लेकर मगरिब तक उसी पेड़ के नीचे अपने पसंदीदा मैगज़ीन्स के साथ पाई जाती थी। 1 हफ्ता गुजर चुका था और अभी अल्तमश को आने में 1 हफ्ता और बाकी था। शनाया को अल्तमश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। अम्मा ने कई बार कहा कि वह उसके साथ उसके कमरे में सो जाएं, मगर उसने यह कहकर मना कर दिया कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हैं और मैं देर से सोती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए आपको परेशानी होगी।
رات کی 3 بج رہے تھے۔ چاروں طرف ایک عجیب سی وحشتناک خاموشی تھی۔ شنایا کو گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ ہی خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ پہلے سوچا ماں کو اٹھا لائے، پھر کنڈی لگا کر مطمئن ہو گئی اور اپنے بالوں کو تکیے پر پھیلائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو؟ اس کی اچانک آنکھ کھولی۔ ہاں اماں، بس آ رہی ہوں۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی مگر زور کا چکر آیا اور پھر بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر بڑی مشکل سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہو گیا تھا؟ دروازہ کیوں لاک کر لیا تھا؟ پتہ نہیں کیوں اماں، میں نے رات کو کنڈی لگا لی تھی، بڑی مشکل سے اٹھی ہوں، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ہاں تو کھاتی پیتی بھی تو چڑیا جیسی ہو، سنتی کب کہاں کس کی ہو؟ کمزوری کتنی ہے، چکر تو آئیں گے ہی۔ جلدی سے باہر آؤ، تمہارے ابو کو جلدی ناشتہ کرنے کی عادت ہے مگر وہ تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہائے اماں، مجھے پہلے کیوں نہیں جگا دیا؟ آپ چلیے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ حالانکہ شنایا کو کمزوری اب بھی محسوس ہو رہی تھی اور دوبارہ اس کا لیٹنے کا دل کر رہا تھا۔ 2-3 دنوں میں اس کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی اور کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اماں اس کے ساتھ رات کو سونے کو تیار تھی پر اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ شنایا، تم کو میری دوست مائرہ تو یاد ہوگی، شادی کے بعد وہ فارن کنٹری چلی گئی تھی۔ وہ تو دنیا میں ہی نہیں رہی، لیکن اس کی بیٹی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ ایک گائنک ہے، بہت اچھی، خوش مزاج اور حافظ قرآن بھی ہے۔ تم کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ ڈاکٹر مائرہ سے مل کر شنایا ان سے امپریس ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ شنایا کو لے کر چیک اپ روم میں چلی گئیں اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور خوش ہو کر بولی، آنٹی آپ کا تجربہ صحیح بول رہا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آنٹی، شنایا پریگننٹ ہے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر 100% کنفرم ہو جائے گا۔ شنایا بھی بہت خوش ہو رہی تھی مگر پتہ نہیں کیوں دل مرجھایا ہوا تھا اور وہ اپنی اس حالت کو سمجھنے میں ناکام تھی۔ آنٹی اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیے گا، بہت کمزور ہو رہی ہے۔ ماں کے پیر تو خوشی سے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے مگر شنایا کو ہدایت کی کہ ابھی یہ بات کسی کو مت بتانا سوائے ساس اور التمش کے، نہیں تو نظر لگ جاتی ہے۔ اماں ابھی نظر کیا بلا ہے، ہزاروں عورتیں ماں بنتی ہیں، بیٹا نظر لگنا تو حدیث میں بھی ثابت ہے۔ حسد رکھنے والوں اور کسی کو خوش نہ دیکھنے والوں کی نظر لگ جاتی ہے، بس 2-4 مہینے کی تو بات ہے، بنا بتائے سب کو پتہ چل جائے گا۔ التمش ایئرپورٹ سے سیدھے سسرال آیا۔ خوشی اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ ساس سسر کے سامنے شنایا کو کیسے گلے سے لگا لے۔ جیسے ہی کمرے میں آیا اس نے زور سے شنایا کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، یار اتنی بڑی خوشخبری تم نے مجھے نہیں بتائی، وہ تو مجھے آنٹی نے بتایا۔ اصل میں کمزوری کی وجہ سے میری فون کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو تمہاری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے 1 مہینے میں تمہارا وزن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ باپ رے باپ، لگتا ہے 9 مہینے کے بعد تم کسی جن کے بچے کو پیدا کرو گی۔ کیا بول رہے ہو؟ اللہ نہ کرے۔ ارے غصہ کیوں ہوتی ہو؟ تمہارا میاں کسی جن سے کم ہے کیا؟ شنایا تو ترنت گھر واپس جانا چاہتی تھی مگر التمش نے منع کر دیا۔ دیکھو، جب تک اماں واپس نہیں آ جاتی تم یہیں رکو، میں آفس چلا جاؤں گا اور تم گھر میں اکیلی ہوگی، میرا من کام میں نہیں لگے گا۔ یہاں پر کم سے کم آنٹی انکل تو ہے نا، مگر آپ وہاں اکیلے ہوں گے، آپ کو کھانے پینے کی دقت ہوگی نا۔ میری ماں نے آپ بھی یہیں رک جائیں۔ نہیں، آپ میری فکر نہ کریں، میں تو ہر فن مولا ہوں، ناشتہ کرنا کوئی مشکل نہیں، دوپہر میں آفس میں لنچ اور رات میں ڈنر آپ کے ساتھ یہاں۔ مگر ایک مسئلہ ہوگا، تمہاری زلفوں کے بغیر نیند نہیں آئے گی، دن تو گزر جائے گا پر رات کیسے گزرے گی؟ شنایا کو سن کر ہنسی آ گئی۔ شنایا کا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور کمزوری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس کی خوراک بھی بہت بڑھ گئی تھی، دن بھر کھانے کے باوجود اس کو بھوک لگتی رہتی تھی۔ التمش کھانا کھا کر رات 11 بجے گھر چلا جاتا تھا۔ ماں کے اصرار کے باوجود شنایا ان کو اپنے کمرے میں سلانے کو راضی نہیں تھی، لیکن ایک رات اماں پانی پینے کے لیے اٹھی تو شنایا کے کمرے سے اس کی کراہنے کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے گھبرا کر دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ نہیں کھلا تو انہوں نے دوسری چابی سے دروازہ کھولا۔ ان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شنایا ادکھلے کپڑوں میں بے سود پڑی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر شنایا کو جگانے کی کوشش کی۔ ابا بھی شور سن کر کمرے میں آ گئے۔ بڑی مشکل سے شنایا نے آنکھیں کھولی اور ایک دم انجان سی بولی، مجھے کیا ہوا ہے اور آپ دونوں میرے کمرے میں کیوں ہیں؟ امی نے ابا کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور مجھ سے بولی،
तुम जिस हालत में मुझको मिली हो मेरे होश उड़ा दिए। सच बताओ, कौन आया था तुम्हारे कमरे में? किसने तुम्हारी यह हालत की? शनाया गुस्से में बोली। क्या हो गया है अम्मा? बंद कमरे में भला कौन आएगा? मेरी हालत तो देखिए, मैं मुश्किल से उठ पा रही हूँ। पता नहीं मुझको क्या होता जा रहा है। पूरे बदन में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कोई ट्रैक्टर मुझे रौंदते हुए गुजर गया हो। अम्मा, ये बच्चा तो मेरी जान लेकर जाएगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अम्मा के हाथ पांव फूल गए, दिल अनजानी सोचों में हौलने लगा। चुप हो जा बेटा, अल्तमश को कुछ ना बताना, हम कल अस्पताल चलेंगे। अम्मा, मैं तो आपको बताना भूल गई, अल्तमश आज तो फ्लाइट से कनाडा जा रहे हैं 3 हफ्तों के लिए। अम्मा ने डॉक्टर को फ़ोन करके पहले से ही टाइम ले लिया था। डॉक्टर मारिया शनाया को देखकर घबरा गई। ये क्या हो गया है इसको? इतना ज़्यादा वज़न कैसे बढ़ गया इसका? लगता है किसी इंसान का नहीं, हाथी का बच्चा पेट में पल रहा है। वैसे मैं खुद शनाया का अल्ट्रासाउंड करूंगी। काफ़ी देर बाद डॉक्टर मारिया कमरे से बाहर आई तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर मारिया ने शनाया को बाहर भेजा और फिर अम्मा से मुखातिब हुई। आंटी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको क्या समझाऊं? शनाया के पेट में एक अजीबोगरीब मखलूक परवरिश पा रही है और जिस तेज़ी से उसका वज़न बढ़ रहा है, हम उस बच्चे को पैदा करना कम से कम शनाया की बस के बाहर है। उसको पैदा करने के लिए शनाया का ज़िंदा बच पाना बहुत मुश्किल होगा। अम्मा ने मुंह पर हाथ रख लिया। बेटी मारिया, यह सब क्या है? आंटी, आप परेशान ना हो। अगर इन दिनों में कुछ ख़ास बात हुई है तो आप मुझे बता सकती हैं। फिर अम्मा ने डॉक्टर मारिया को उस रात का किस्सा बताया कि किस हालत में उन्होंने उसको देखा था और कहा कि बेटी, यह बात किसी को मत बताना वरना मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। आंटी, आप कैसी बातें करती हैं? वैसे यह बात किसी को बताने वाली है भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई और चक्कर लग रहा है। आप किसी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग या आमिल को ढूंढें, वही इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं। बेटी, आजकल तो जाली और लालची आमिल और बुज़ुर्ग भी पाए जाते हैं जिन्होंने इस काम को भी अपनी तिजारत का हिस्सा बना लिया है। मैं कहाँ से ढूंढूं? रोते रोते उनकी हिचकियाँ बन गईं। तब तक आप एक काम करें, आप कुरान शरीफ की एक छोटी सी तावीज़ उसके गले में पहना दें और आयतल कुर्सी और चारों कुल का विर्द हर वक्त करते रहें, फिर देखें अल्लाह क्या करता है। शनाया की माँ ने शनाया के अब्बा को सारी बात बता दी तो वह भी घबरा गए और सन्नाटे में आ गए। जब यह पता चला कि अब कोई जिन्नाती मखलूक मेरी बेटी को बर्बाद कर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसके शौहर को भी नहीं बता सकते, मेरी ज़िंदगी, मेरी बेटी मौत के दहाने पर खड़ी है। हिम्मत से काम लो और मुझे कुछ सोचने का मौका दो। संभाल लो अपने आप को, वरना शनाया को पता चल गया तो क्या होगा? सोचो। अब्बा फ़ौरन ही कहीं चले गए। अम्मा ने कमरे में जाकर देखा तो शनाया सो रही थी। उन्होंने हिसार किया और किचन में आ गई। भूख तो मर ही चुकी थी। वो अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। आप कहाँ चले गए थे? मैं तो परेशान हो गई थी, बहुत ज़रूरी काम से गया था। आंखों से शनाया की तरफ इशारा किया और फिर शनाया से मुखातिब होकर बोले, बेटा तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। लेकिन कहाँ अब्बा? वही तो, आपकी तबीयत की वजह से आपको किसी बुज़ुर्ग के पास दम कराने के लिए ले जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बिना वजह मेरे पीछे ना पड़ें। दोनों हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। बेटा, तुम इतनी तल्ख तो कभी ना थी, क्या माँ बाप की इतनी सी भी बात नहीं मानोगी? अब्बा ने प्यार से कहा तो उसने कहा, चली तो जाऊँगी मगर ना गाड़ी से उतरूँगी और ना ही दम करवाऊँगी। सब बकवास ढकोसला है। बड़ा अजीब सा मुँह बनाया और फिर ढेरों मिन्नतों के बाद बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार हुई। मगरिब की नमाज़ पढ़कर हम लोग जाने को तैयार हुए। शहर ख़त्म हो गया और वीरान सी जगह नज़र आने लगी थी। फिर दूर से टिमटिमाता हुआ एक दिया नज़र आया। गाड़ी करीब ले गए तो वो किसी की झोपड़ी थी। अप्पा ने गाड़ी साइड में रोकी और उन दोनों को गाड़ी में ही रुकने का इशारा करके झोपड़ी में दाखिल हो गए। एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग उनको देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने देर तो कर दी है मगर अभी इतनी भी देर नहीं हुई है। अब्बा ने उन्हें सब कुछ बताया तो वो आंख बंद करके एकदम खामोश हो गए और जैसे कि किसी गहरी सोच में कुछ देख रहे हों। अब्बा ने देखा साफ़ सुथरी झोपड़ी में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ अजीब तरह के सुकून और इत्मीनान का एहसास हुआ। यहाँ आकर लगा जैसे अब्बा सारे तकलीफ़ों से आज़ाद हो गए हैं।
काफ़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो पूछने लगे, आपके घर में या आसपास कोई दरख्त है क्या? जी हाँ, जामुन का बहुत बड़ा दरख्त है, वही सारे फसाद की जड़ है। ये जो तावीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आज ही रात उस दरख्त के चारों तरफ गाड़ दें और सुबह मज़दूरों को बुलवाकर उस दरख्त को कटवा दें। मुश्किल तो होगी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जड़ के पास जो गड्ढा बने उसमें घास फूस और सूखी लकड़ियाँ डालकर जला दें। यह आग बुझने नहीं चाहिए जब तक कि वह पूरा जल ना जाए। आज रात आप दोनों मियाँ बीवी को बेटी के कमरे में सारी रात जागना है, 1 मिनट भी नहीं सोना है, और बेटी के सोने के बाद धीमी आवाज़ में सूरे बकरा लगा देनी है और सुबह होने तक बार बार लगाना है। फिर फजर की नमाज पढ़कर बेशक आप लोग सो जाएं। फ़िलहाल कल इतना काम करने के बाद आप अकेले हमारे पास आएं, फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। वैसे आपकी बेटी के बाल कैसे हैं? बहुत घने और लंबे हैं। वैसे यह सब जो कुछ हुआ है उसकी वजह उसके बाल ही हैं। हर रोज़ जिन्नों के यहाँ लाखों बच्चे पैदा होते हैं। जंगल भी अब शहर बन गए हैं और हर घर में यह मखलूक है, मगर हर किसी को सताती नहीं। बालों पर सबसे ज़्यादा जिन आशिक होते हैं, लेकिन खैर अल्लाह बेहतर करने वाला है। अब्बा ने घर पहुंचकर सबसे पहले जामुन के दरख्त के नीचे तावीज़ दबाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी मेहनत बेकार हो रही थी। तब उन्होंने आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर काम करना शुरू किया तो आसानी से हो गया। गलीबन बुज़ुर्ग की हिदायत के मुताबिक शनाया को सब कुछ बता दिया गया था, इसलिए उसकी बराबर रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर शनाया को नींद की दवा देकर धीमी आवाज़ में सूरह बकरा लगाकर कमरे में ही बैठ गए और सारी रात दुआएं मांगते रहे। सारी रात जागना मुश्किल था, मगर औलाद की मोहब्बत हर मुश्किल को आसान कर देती है। सुबह होते ही अब्बा ने मज़दूरों को बुलाकर जामुन के दरख्त को निकलवाना शुरू किया तो मज़दूरों को दांतों पसीना आ गया। फिर अब्बा ने शनाया और अम्मा के सामने जामुन की जड़ में जो गड्ढा था उसमें बहुत सारी सूखी घास और लकड़ियां डालकर उसमें आग लगा दी। फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आग की लपटों के साथ ऐसी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थीं जैसे बहुत सारे जिन्नात एक साथ मिलकर चीखो पुकार कर रहे हों। एक अजीब सी कराहियत भरी बदबू पूरे घर में बस गई थी। हर तरफ गोश्त जलने की बदबू आ रही थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई अनदेखी मखलूक बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। शनाया और अम्मा एक दूसरे से लिपटी थर थर काँप रही थी। अब्बा ने उन दोनों को अपनी बाहों के हिसार में लेकर कुरान की आयत का दम किया तो उन्हें सुकून मिला। 2 घंटे की आग ठंडी हुई तो वह सब अंदर आ गए। उसी वक्त अब्बा बुज़ुर्ग की झोपड़ी में पहुंच गए और उनको सारा हाल सुनाया। बला तो टल गई, अब इस बला को निकालना है जो बेटी के पेट में पल रहा है। ये 4 तावीज़ दे रहा हूँ, पानी में घोल कर पिला दें। फिर बच्ची से कहें डरे नहीं या खौफज़दा ना हो। जब भी पेट में दर्द हो बाथरूम जाए, लेकिन मुंह पर कपड़ा रखे और आंखें बंद रखे, नहीं तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हो सके तो बच्ची की माँ को भी साथ खड़ा कर दें, मगर वह भी कुछ ना देखें और मुंह पर कपड़ा ढाँक कर रखें। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो शौहर को इत्तला कर दे कि बच्चा ज़ाया हो गया है। फिर इसके बाद बच्ची को मेरे पास लाइएगा। 5 दिन तक शनाया मुसलसल तावीज़ पीती रही और 5 दिन के बाद उसको मोशन लग गए, जिसमें शदीद की भूख थी। कई बार फ्लश करना पड़ रहा था। हर थोड़ी देर बाद शनाया को बाथरूम जाना पड़ रहा था। एक ही दिन में शनाया की हालत पतली हो गई। 2 दिन के बाद शनाया अपनी पुरानी हालत में लौट आई तो मियाँ बीबी उसको बुज़ुर्ग की झोपड़ी में ले गए। बुज़ुर्ग सर झुकाए कुछ पढ़कर शनाया पर दम करते रहे। आधे घंटे बाद ही शनाया से मुखातिब हुए, देखो बेटा, तुम इन सब बातों को एक हादसा समझकर भूल जाना और कभी किसी से जिक्र मत करना, यहाँ तक अपने शौहर से भी नहीं। कोई भी मर्द इतना आला ज़र्फ नहीं होता, खामखा तुम कसूरवार ठहराई जाओगी। नमाज की पाबंदी करना और खुले बाल में बाहर मत जाना, खासकर मगरिब के वक्त। जब शनाया ने अल्तमश को बच्चा ज़ाया होने की खबर दी तो वह फ़ोन पर ही नाराज़ होने लगा। पहले से बताना था ना, तुमने कुछ लापरवाही की जो ये हादसा हो गया। वह बहुत सदमे में था।
कोई लापरवाही नहीं हुई है, अल्लाह की यही मर्जी थी। रात को अचानक तबीयत खराब हुई, अम्मा अब्बा हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। आप इतनी दूर बैठकर क्या कर लेते? शुक्र करें कि मैं जिंदा हूँ। अल्तमश शनाया की बातें सुनकर उसको तसल्ली देने लगा। शनाया अब एकदम ठीक हो गई थी, मगर वह मायके आने के लिए एक दिन के लिए भी तैयार नहीं थी। माँ बाप के घर जाने के तसव्वुर से ही उसको घबराहट होने लगती। सास और शौहर भी उसके इस रवैये से बहुत परेशान थे, मगर अम्मा अब्बा ने शनाया की कैफियत को समझते हुए उस घर को बेच दिया और अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गए। एक अजीब बात यह हुई थी कि अब शनाया अपने शौहर के करीब आने से भी घबराने लगी थी। जब भी अल्तमश उसके करीब आने की कोशिश करता तो वह थर थर कांपने लगती। जब शनाया को यह पता लगा कि वह फिर से उम्मीद से है, तो उसने रो रो कर जमीनों आसमान एक कर लिया, जैसे कि उससे कोई गुनाह हो गया। माँ को पता चला तो जबरदस्ती शनाया को डॉक्टर मारिया के क्लिनिक पर ले गए, लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि बच्चा पैदा नहीं करना। डॉक्टर के लाख समझाने के बावजूद उसके दिल से खौफ नहीं निकल रहा था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। शनाया ने 9 महीने किस तरह से गुजारे उसका दिल ही जानता था। जो डिलीवरी करीब आ रही थी, उसकी हालत डर के मारे खराब होती जा रही थी। उसकी हालत देखते हुए माँ उसे घर ले आई कि अनजाने में कहीं अपनी सास और शौहर को कुछ बता ना दे। वो अम्मा से कहती थी कि अम्मा मैं मर जाऊंगी, नहीं बचूंगी। फिर वो दिन भी आ गया और शनाया को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। नर्सें हैरान थी कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी वो बेड से उतर कर भागने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर मारिया को देखते ही वह फट पड़ी। डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। बड़ी मुश्किल से नर्सों ने उसे काबू किया, मगर डिलीवरी के बाद भी उसने बच्चे को देखने से मना कर दिया। डॉक्टर मारिया के डांटने पर उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो एक 7 पाउंड का खूबसूरत बच्चा उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, सीने में ममता के शोते उबल पड़े। बच्चे को सीने से लगाकर वह रोने लगी। अब शनाया को काफी सबक मिल चुका था। वो तो अल्लाह का शुक्र करते नहीं थकती थी। अब वो हर वक्त बाल बांधे रखती और एक लंबी मोटी चुटिया उसकी कमर पर झूलती रहती और अपने शौहर की फरमाइश पर भी अपने बालों को खोलने से घबराती।